गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज छुट्टी है कोई न्यू स्टूडेंट? कोई छुट्टी है? नहीं? इतने कम बच्चे क्यों हैं? हाँ, यस यस, यू आर राइट। सो फ्रॉम टुडेज ओनली हम जितने भी टॉपिक्स हैं बीपीएससी के लिए, मीन्स अपने एग्ज़ाम के लिए, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस क्लासेस। ओके? हाँ, आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश? बी सीटेड, इट्स ओके। इंग्लिश मीडियम, ओके। तो मोस्टली आई थिंक आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, राइट? आवाज़ ठीक है ना? इको नहीं हो रहा? ऑल ओके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल तक किसी को कोई डाउट सिलेबस समझने में? आई हैव आस्क यू एवरी वन टू टेक योर व्हाट हैज़ बिन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्स। देखा आपने? मेंस का मैंने कहा था, नहीं? हैव यू लुक्ड एट इट? क्या मैंने जो बताया सिलेबस में वही आपको मिला? ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, आइदर बीट फिजियोग्राफिक डिविजन्स, राइट? ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने इसलिए बोला आपको पढ़ने के लिए बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो व्हाट आई हैव टू स्टडी, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इन विच डायरेक्शन आई हैव टू गो, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना क्या है, आखिर आखिर न्यूज़पेपर में मुझे देखना क्या है। ओके, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कल मेरे भाई का, ही डोंट नो व्हाट टू रीड फ्रॉम द हिंदू, बट इट इज़ द व्हाट मैग्मा कार्टा काइंड ऑफ फॉर द यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी स्टूडेंट्स, राइट? तो सिलेबस आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम क्लास शुरू करते हैं। जितनी देर मैं यहाँ लिखूंगी उतनी देर आप लिखते रहेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? हैव यू मेड अ न्यू कॉपी? नो? आई एम सेइंग दिस, मेक अ न्यू कॉपी। कॉपी के पेज के पीछे में जाके लिखने से नहीं होगा। दिस इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल। आपको लिखना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, एक सेपरेट कॉपी चाहिए आपको। ओके? ये नहीं कि अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर घर जाके फिर से मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा और हैंड राइटिंग सुंदर बना के, नहीं। जो आप क्लास में लिखोगे, जो आप क्विक नोट्स बनाओगे, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम। याद आएगा कि अच्छा इस बात पे मैंने, ये मैम ने जोक मारा था, फिर इसने ये जोक मारा था ना, तो इससे ये रिलेट कर लूँगा मैं। वही आपको याद आएगा जब आप पढ़ोगे तब। ठीक है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट चैप्टर, लोकेशन, यानी कि भारत की स्थिति हम पढ़ेंगे। ठीक है? भारत की स्थिति को बताने से पहले, मीन्स लोकेशन पढ़ने से पहले, हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी कि भारत कहाँ पे स्थित है, मीन्स उसका लोकेशन कहाँ पे है। अर्थ जो है हमारा ग्लोब, वो किस तरह से बना हुआ है, कैसा ग्लोब है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, यानी कि अक्षांश और देशांतर क्या है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन है, उसको कैसे बनाया गया, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आपको पता हो कि इंडिया का लोकेशन इतना डिग्री नॉर्थ से इतना डिग्री नॉर्थ है, इतना डिग्री ईस्ट से इतना डिग्री ईस्ट इसका लोकेशन है। यू माइट हैव नोन दिस, ठीक है, कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका एक्सटेंट है। बट यू डोंट नो कि ये एक्सटेंट जो है, ये नॉर्थ हम क्यों लिखते हैं, ये ईस्ट हम क्यों लिखते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया कि वाई वी आर राइटिंग एन एंड ई, मीन्स एन मीन्स नॉर्थ एंड ई मीन्स ईस्ट, हम क्यों लिखते हैं। या फिर आपसे पूछ लिया ये ग्रीनविच मीन टाइम, तो हमें पता है कि इंडिया जो है ग्रीनविच मीन टाइम से, जो लंदन से निकलती है, जो लंदन के बगल से गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइम से इंडिया कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है, आपको पता है। और ये क्यों घंटा आगे है, कैसे घंटा आगे है, मीन्स किस तरह से ये इतना आगे क्यों है, तो आपको समझना होगा। उसके लिए आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। ठीक है? तो लोकेशन में सबसे पहले हम ग्लोब को समझेंगे, मीन्स अर्थ को। अर्थ को हम क्या कहते हैं? जब आप घर पे ग्लोब होगा आपके पास, देखा होगा ग्लोब, गोल सा, थोड़ा सा टिल्टेड होता है अपने एक्सिस पे, ऐसा होता है ना? इस तरह से। हाँ, कहाँ है? अच्छा, या
ये क्या ये सीधा है, इसका एक्सिस सीधा है क्या, थोड़ा सा टिल्टेड है ना, थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कैसे होता है, क्या कर, ये हम ग्लोब क्यों पढ़ते हैं। या फिर मान लो कि जब आप कभी कैब बुक किया है, किसी लोकेशन को सर्च किया है, उस लोकेशन पे क्या लिखा रहता है, क्या आपका नाम लिखा रहता है कि आप फलाना ढिमकाना जगह पे हो, या फिर कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, लोकेशन को बताने के लिए। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि अर्थ पे, अच्छा किसी बंदे से मैंने पूछा, बता भाई तू तो यूएस में रहता है, मुझे बता ये बोरिंग कैनाल रोड कहाँ पे है, ही डोंट नो बोरिंग कैनाल रोड कहाँ पे है। बट अगर मैं कहूँ कि उसका एक्सटेंट मान लो सपोज 12 डिग्री नॉर्थ से इतना डिग्री नॉर्थ के बीच में है, ही विल नो कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, किस लोकेशन की बात कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जानना ज़रूरी होता है। हमारा अर्थ जो है ना, अर्थ सबने देखा होगा राउंड सा, मैं तो राउंड भी नहीं बन रहा, लिखते जाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, लिखेंगे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भले ही कैसा भी डायग्राम बनाए पर आप डायग्राम बनाना सीखिए। जो अर्थ है ना हमारा, हम क्या बोलते हैं, अर्थ इज अ स्फेयर, बट इट इज़ नॉट ट्रूली अ स्फेयर, मीन्स पूरी तरह से गोल नहीं है ये, कि थोड़ा सा नॉर्थ के ऊपर, नॉर्दर्न पोल में यानी कि उत्तरी ध्रुव में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में थोड़ा सा बल्ज है, यानी सॉरी थोड़ा सा धंसा हुआ है, झुका हुआ है। क्यों झुका, कभी संतरा देखा है, संतरा देखा होगा, संतरा क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर और नीचे में थोड़ा सा धंसा होता है। उसी तरह से हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा धंसा हुआ है। और जो इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा जो है ना, जो अर्थ को दो भाग में डिवाइड करती है नॉर्थ एंड साउथ में, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री, वेरी गुड, इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा, इसके पास थोड़ा सा बल्ज है, बल्ज इन द सेंस कि थोड़ा सा फैला हुआ है। सपोज मैं आपको फिर से बताती हूँ, आपने क्या इमेजिन किया है कि ये मेरा अर्थ है, पूरी तरह से स्फेयर है, पूरी तरह से गोल है, बट इट इज नॉट लाइक दिस। थोड़ा सा इक्वेटर के पास इसका बल्ज है, मीन्स थोड़ा सा ये इक्वेटर के पास फूला हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है। और पोल के पास थोड़ा सा धंसा हुआ है, झुका हुआ है। तो जो पोल का एरिया है ना, यहाँ पे जो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं वो है 12,000 दैट वाज 5,000, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी 12,714 किलोमीटर। नॉर्थ पोल के पास इसका जो डिस्टेंस है ना, जो एरिया है वो है 12,714 किलोमीटर, जबकि इक्वेटर के पास इट इज 12,754। नहीं, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जो एरिया है ना अर्थ का, सर्कमफेरेंस जो अर्थ का एरिया है वो इतना है 12,714 किलोमीटर, नॉर्थ पोल साउथ पोल। बट इक्वेटर के पास ये थोड़ा सा बल्ज है, थोड़ा सा फैला हुआ है। इसके कारण जब आप एरिया मेजर करते हैं ना, अर्थ के इक्वेटर से जब आप एरिया मेजर करते हैं तो ये हो जाता है 12,754 किलोमीटर। आए समझ में क्यों? हाँ, इक्वेटर के पास फैला हुआ है और नॉर्थ एंड साउथ के पास पोल के पास थोड़ा सा चपटा है, थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। इफेक्ट लिख लिया, ठीक है। अब समझ गए आगे अर्थ हमारा कैसा है, पूरी तरह से स्फेयर नहीं है, जैसे ये ग्लोब दिख रहा है पूरी तरह से सर्कल है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है यहाँ से और यहाँ से बल्ज है, ओके। अब नेक्स्ट चीज ये है, लिख लिया, सुनना नहीं है लिखना भी है, दो मजा आता है सुनने में बट लिखना भी पड़ता है। लिख लिया, गुड। अब ये है कि ठीक है हमने ग्लोब पढ़ लिया, हमने ये देख लिया। अब ग्लोब पे किसी भी लोकेशन को जानने के लिए हमें ग्रिड्स चाहिए होता है। ग्रिड्स बोले तो लैटिट्यूड,
लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का एक ऐसा एरिया जो हमें दिखाता है कि हमारा लोकेशन कहाँ पे है। इस लोकेशन को जानने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और हमारा अर्थ बहुत सारे लाइंस में डिवाइडेड है, मीन्स बहुत सारे लैटिट्यूड्स बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइडेड है। सबसे हम पहले पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड को क्या कहते हैं हिंदी में? अक्षांश। अक्षांश कैसे लिखेंगे? अक्षांश। सही लिखा है? हाँ, अच्छा, अब ठीक है। अक्षांश रेखा, ठीक है, लैटिट्यूड। अक्षांश रेखा कितनी होती है? कोई मुझे बताएगा? बीपीएससी ने सवाल भी किया था पिछले साल। अक्षांश रेखा क्या होती है? वो लाइंस हैं। अक्षांश रेखा सबसे पहले हम बात कर, पहले सुन लीजिए, ठीक है? कितने? ओके ओके। अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड जो है वो मेजर करता है कि अर्थ के सेंटर से, ठीक है, जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं या फिर जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उसका एंगुलर डिस्टेंस मेजर करता है। ये इक्वेटर है, हम जा रहे हैं ऊपर या फिर हम जा रहे हैं नीचे। इस अर्थ के सेंटर से इसका एंगल कितना है, एंगुलर डिस्टेंस मेजर करता है, मीन्स एंगल को मेजर करता है। और जब इन डॉट्स को, इन लाइंस को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं ना तो बनता है हमारा लैटिट्यूड। ऐसे समझ में? लैटिट्यूड। अर्थ पे लैटिट्यूड ये है 0 डिग्री, सबको पता है। इक्वेटर एक 0 डिग्री होता है, यानी कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री को कहते हैं। ये है भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर 90 डिग्री तक का एंगल बनता है, इक्वेटर के नीचे 90 डिग्री तक का एंगल बनता है। 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि अगर मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड से नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाऊंगी तो मुझे कितने लाइंस मिलेंगे? 90। 90 ऊपर मिलेंगे, 90 नीचे मिलेंगे। कितने हुए टोटल? कितना? 180, ठीक है। 90 + 90 हो गया 180। पर क्या ये 0 डिग्री जो है वो एक लैटिट्यूड नहीं है? क्या नहीं है? क्या ये 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो एक लैटिट्यूड नहीं है? स्टार्टिंग होता है, बट इट इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड। अगर आपसे सवाल आया कि कितनी रेखाएं हैं, मीन्स कितनी लाइंस है, लाइंस में आप लिखेंगे कितने टोटल डिग्री बनते हैं, फिर कितने टोटल एंगल बनते हैं, आप लिखेंगे 180। अगर आपसे उन्होंने पूछा, अगर पूछा गया कि कितने लाइंस बनते हैं, तो लाइंस कभी भी जो नॉर्थ पोल है, सॉरी जो साउथ पोल है और जो नॉर्थ पोल है ना, इट इज़ अ पॉइंट, वो एक पॉइंट है, वो लाइन नहीं है। तो जब इन दोनों का आप माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 178। बट आपके पास एक इक्वेटर भी है, यानी कि टोटल आपके पास है 179। आया समझ में? नहीं, सी, जब हम इक्वेटर की बात करते हैं वी ऑल्सो टेक कंसिडरेशन ऑफ इक्वेटर एज अ लैटिट्यूड, ठीक है। इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तक, इसके नीचे 1 से लेके 90 तक, 1 से लेके 90 तक आपका हुआ 90, 1 से लेके हुआ आपका ऊपर 90, एक ये 81, ठीक है, सॉरी 181, ओके। अगर वो पूछ रहा है कि टोटल लाइंस कितने हैं, सॉरी अगर हम वो पूछ रहा है कि पॉइंट्स को हटा के कितने लाइंस हैं, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोथ आर द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स है केवल, तो लाइंस में हम कंसीडर नहीं करते हैं। डिपेंड करता है कि सवाल कैसा है। अगर सवाल में है कि 179 है तो आप 179 टिक करेंगे, अगर सवाल में लिखा है कि 181 है तो आप 181 टिक करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर कोई पूछना चाहे घुमा के, जैसे पिछली बार पूछा था, तो इस तरह से पूछ सकता है। आया समझ में? ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूड्स। नहीं 180 नहीं होगा, 180 जनरली नहीं होता है, क्योंकि हम जब आप देखोगे हम 0 डिग्री को भी हम कंसिडर करते हैं।
अगर 180 दिया हुआ है तो इनमें से कोई नहीं, मीन्स अगर 181 नहीं दिया हुआ है, 179 नहीं दिया हुआ, 180 दिया हुआ, बच्चे क्या सोचेंगे, अच्छा 90 ऊपर 90 नीचे यानी कि हो जाएगा 180, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखना है, 179 या फिर 181। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ये थे, उसको 1 भी लेंगे, क्यों, क्योंकि इस 181 हो गया, हाँ ये 181 हो गया। ठीक है, मैंने ऊपर वाले लिए और नीचे वाले लिए, मैंने सारे एंगल्स को जोड़ दिए तो मेरा आया 181। अगर मैं एंगल्स को तो जोड़ रही हूँ लेकिन मैं पॉइंट्स को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है ना, ये दिख रहा है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये केवल एक पॉइंट है जहाँ पे सारे जो लाइन्स है ना, अभी हम बात करेंगे, जितने भी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है वो यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद एक पॉइंट क्रिएट होता है इस तरह से, ये एक पॉइंट बन जाता है, यहाँ से बहुत सारे लाइन्स ऐसे से गुजर रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ये पॉइंट है, ना कि एक लाइन है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमारे कौन कौन से हैं। आप बताएंगे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो मुझे बता रहे थे, कितने होते हैं बताइए, हाँ बताइए कौन कौन से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका क्या होता है लैटिट्यूड, यस आप 23.5 डिग्री लिखते जाएंगे, 23.5 डिग्री। नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ क्यों, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है, तो इक्वेटर के ऊपर जब भी हम लिखते हैं नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे आता है साउथ, यानी कि जो इक्वेटर लाइन है वो आपके नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर मकर रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट इज कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज 23.5 डिग्री साउथ। वेरी गुड, कैप्रिकॉर्न को क्या कहते हैं, मकर रेखा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इक्वेटर तो बोल दिया, हाँ इक्वेटर, हाँ इक्वेटर ये रहा, हाँ 0 डिग्री, अच्छा लिखा नहीं है मैंने, जीरो डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, कोई डाउट, अगर कुछ कंफ्यूज हो तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं फिर से बता दूंगी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट वन इज आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल इसका क्या डिग्री है, 66.5 डिग्री। एंड नेक्स्ट वन इज एंटार्क्टिक, इसका है 66.5 डिग्री साउथ। दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव। गॉट इट। अच्छा एक सवाल, ये जो लैटिट्यूड्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो मैंने ड्राइंग बना दिया, मुझे ड्राइंग बनाने का मन कर रहा था मैंने बना दिया, बट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है। यस आप पीछे मत बैठा करो, आगे बैठा करो सब। यस ये लैटिट्यूड्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस मेजर करता है फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ। एंड अनदर थिंग इज दैट टाइम, नहीं टाइम इज रिलेटेड विथ लैटिट्यूड्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, यानी कि देशांतर रेखाएं के साथ टाइम का जुड़ाव है। जो लैटिट्यूड है ना, जो अक्षांश रेखाएं हैं
वो रिप्रेजेंट करता है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर, सन का मूवमेंट, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जोन है ना ट्रॉपिकल जोन, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल, ये पूरे एरिया को, इस पूरे एरिया को ट्रॉपिकल जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सन का जो टेम्परेचर है, सन का जो ताप है, सबसे ज़्यादा इसी जोन में होता है। सन हमेशा मूव करते रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। इसी के कारण से इस जोन को हम हीट जोन भी कहते हैं। हीट जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि साल में ऐसा एक टाइम आता है कि इस जोन पे जो सूरज है, जो सन है, हमेशा ओवरहेड होता है, यानी कि इस लैटिट्यूड के ऊपर होता है। अभी कंफ्यूज नहीं होना, हम फिर से जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें भी मैं बताऊंगी। तो इसीलिए इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और लैटिट्यूड्स आपके हीट बजट को दिखाते हैं, यानी कि हीट कहाँ कहाँ कितना ज़्यादा है वो रिप्रेजेंट करता है। तो लैटिट्यूड्स इन दोनों में बताता है कि इन दोनों जगह पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। जैसे जैसे मैं नॉर्थ पोल की तरफ जाऊंगी, जैसे जैसे मैं साउथ पोल की तरफ जाऊंगी, वैसे वैसे सूरज की जो रोशनी है, जो टेम्परेचर है, वो कम होते जाएगा, ठंड ज़्यादा बढ़ते जाएगी। तो लैटिट्यूड्स ये रिप्रेजेंट करता है। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स लिख लिया आपने, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? इसी को हम कहते हैं हीट जोन, लिख लीजिए, हीट जोन, तापमंडल, ठीक है, हीट जोन लिख लिया। गुड। अच्छा, आज की मैंने करंट अफेयर क्लास नहीं ली। यस, बताइए। ओके। हम्म। ठीक है, जम्मू में भी होगा, ठीक है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? हम्म। हम्म। तो जब अगर कोई भी मिनिस्टर, जब मैं मिनिस्टर हूँ, मैंने टाइम से पहले इस्तीफा दे दिया, ठीक है, इलेक्शन, अभी इलेक्शन का टाइम नहीं है, मैंने पहले इस्तीफा दे दिया, इससे क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? क्या? करप्शन एंड, यस। हम्म। यस, यू वांट टू ऐड समथिंग? सी, दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मीन्स कि उसने इस्तीफा दे दिया, इम्पॉर्टेंट ये है कि अब इम्प्लीकेशन क्या होगा। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, क्या? राष्ट्रपति शासन लगेगा। सी अगर मैं मिनिस्टर हूँ, ठीक है, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ किसी भी जगह की, मैंने इस्तीफा दे दिया समय से पहले, क्या इलेक्शन कमीशन को फिर से इलेक्शन नहीं लगाना होगा? नहीं। तो क्या उसका अदर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस पड़ सकता है? क्या जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो चेंज हो सकता है? क्या जो वहाँ के लोग हैं उनके ऊपर फिर से ये बर्डन होगा कि अभी हमारे पास जो पॉलिसीज थी पहले, क्या वो फिर से रन करेगी? क्या कोई इसमें चेंजेस आ सकते हैं? तो पॉलिटिकल चीज़ें नहीं पढ़नी आपको कि केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, इससे अब क्या होगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स? मैंने ग्रुप का नाम बताया था, ज्वाइन कर लिया, उसमें मैं भेज देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ज्योग्राफी सिंप्लीफाइड, राइट? हैव यू सीन दैट पेज? देखा? हाँ। तो और क्या है इम्पोर्टेंट? आपके एग्जाम के लिए न्यूज़पेपर, आपके एग्जाम के लिए पढ़ने को कहा है। न्यूज़पेपर पढ़िएगा, आप करंट अफेयर जो चल रहा है आपको एज मिलेगा। आपके साथ आपको क्या लगता है आप केवल तैयारी कर रहे हैं? नहीं, आपके साथ लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आप कैसे उनसे एज पाइएगा, कैसे आगे बढ़िएगा, कैसे मीन्स उन लोग से बेहतर बनिएगा, तो आपके लिए करंट अफेयर पे फोकस करना ज़रूरी है।
क्या म्यांमार, लाओस और वियतनाम साइक्लोन से प्रभावित है? क्या नाम है साइक्लोन का? साइक्लोन यागी। इंडियन गवर्नमेंट में मिशन सद्भाव ऑपरेट किया है, मीन्स लॉन्च किया है टू हेल्प देम, मदद भेजा है। आपको ये सब जानना ज़रूरी है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेंस में अगर आपसे पूछा तो साइक्लोन से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या आप साइक्लोन यागी के बारे में नहीं लिख सकते हैं कि साइक्लोन यागी आया हुआ था म्यांमार और लाओस को हिट किया, उससे वहाँ पे इकोनॉमिक लॉस हुआ, लिख सकते हैं आप। कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं रहता है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। करंट अफेयर पे अपना जकर बनाइए, फोकस कीजिए करंट अफेयर पे, मीन्स न्यूज़पेपर पढ़ने पे ध्यान दीजिए। आपका क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होता है? मीन्स टोटल आपकी क्लास इस यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे 8 बजे से 2 बजे तक। मीन्स सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ लेते हो आप? हम्म हम्म हम्म। अच्छा, लॉट्स ऑफ थिंग टू डू ना। हाँ, लेकिन आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना होगा, आपको आंसर, आपको टॉपिक लिखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, हम पढ़ रहे थे लैटिट्यूड, समझ में आ गया लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस। लैटिट्यूड हम क्यों मेजर कर रहे हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर दिखा रहा है, कहाँ पे कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। इसी से संबंधित एक और चीज़ होता है, क्लियर कर दूं ये, लॉन्गिट्यूड। अब आप बताएंगे लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस। ये सब क्या है? लैटिट्यूड्स। कभी ऐसा डायग्राम देखा है कभी एनसीईआरटी बुक में? ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, ग्रीनविच मीन टाइम पता होगा सबको, प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है, जहाँ से समय का निर्धारण होता है, इसको हम लेते हैं 0 डिग्री, सॉरी ग्लोब, अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, यहाँ से हम जाते हैं ईस्ट या वेस्ट। इक्वेटर का इस्तेमाल करते हैं नॉर्थ एंड साउथ जाने के लिए। ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन का हम इस्तेमाल करते हैं ईस्ट या वेस्ट जाने के लिए, ठीक है। आपने हमेशा पढ़ा होगा इंडिया का लोकेशन है कितना डिग्री, 68 डिग्री समथिंग ईस्ट में एंड नॉर्थ में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। 0 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ चीज़ें आप लिखेंगे, यानी कि 0 डिग्री देशांतर के बारे में आप लिखेंगे, कुछ चीज़ लिखिए। सबसे पहले पहला पॉइंट ए, ये ईस्ट एंड वेस्ट डिवीजन करता है, अर्थ का ईस्ट एंड वेस्ट डिवीजन करता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थ का ईस्ट एंड वेस्ट डिवीजन करता है, लिख लिया। दूसरा, ये कहाँ से गुजरता है? 0 डिग्री से, प्राइम मेरिडियन से नॉर्थ की तरफ कितना, सॉरी ईस्ट की तरफ कितना है, 180 डिग्री, एंड प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ 180 डिग्री, यानी कि टोटल 360 डिग्री लैटिट्यूड्स होते हैं। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री
ईस्ट में, 180 डिग्री वेस्ट में। ठीक है, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ मैं जाऊंगी, मुझे 180 डिग्री मिलेगा, वेस्ट की तरफ जाऊंगी, मुझे 180 डिग्री मिलेगा। ओके, अनदर पॉइंट आपको क्या लिखना है, इसको मैं ऊपर कैसे लेके जाऊं, नीचे वाला, तो क्लोज करूं तो ये सब मिट जाएगा, नहीं मिटेगा, यहाँ से अंडू, अंडू 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 कहाँ पे है, नहीं है, तुम लोग क्या, बैक, नथिंग इज देयर, तुम लोग नहीं नहीं छोड़ो, मैं फिर से बना देती हूँ, तुम लोग के चक्कर में मैं नहीं रह सकती। कहाँ है अब, हो नोट, एक मिल गया क्या, नहीं नहीं, पीडीएफ खोलिएगा जो था, हाँ हाँ, डोंट सेव, इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं पूछूंगी अब से मैं। थैंक यू। ठीक है, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री, हमने क्या क्या पॉइंट्स लिख लिए थे, सबसे पहला पॉइंट ईस्ट एंड वेस्ट डिवीजन करता है, दूसरा पॉइंट 360 डिग्री मीन्स टोटल अर्थ का जो लैटिट्यूड्स है, यानी कि टोटल है 360 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है ना, वो एक जगह से गुजरती है, क्या नाम है उसका, इस 0 डिग्री को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। उस ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, एक जगह से गुजरती है, उसका नाम क्या है, ग्रीनविच, इसलिए हम उसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, क्यों, क्योंकि ग्रीनविच से उसे वो गुजर गुजर रही है, तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, लिखेंगे ग्रीनविच से होकर ये गुजरती है, और ये ग्रीनविच कहाँ पे है, लंदन के बगल में है, लंदन के बगल में है, लंदन इंग्लैंड। ठीक है, वहां से ये गुजरती है। अब दूसरा सवाल ये हो रहा होगा कि मैम ठीक है, वो तो ठीक है, ग्रीनविच से निकल रही है, बट ये ग्रीनविच क्यों सेलेक्ट किया हमने, क्यों लंदन हमने सेलेक्ट किया, क्यों नहीं इंडिया कर लिया, क्यों नहीं पाकिस्तान कर लिया, क्यों नहीं ढाका कर लिया, एनीबडी वांट टू गिव द आंसर, वेरी गुड, और रिसर्च सेंटर, रॉयल ऑब्जर्वेटरी था वहाँ पे। हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड और ग्रीनविच को इसलिए सेलेक्ट किया, सबसे पहला कारण ये था कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में उस टाइम मैक्सिमम जगह पे ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा था। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर का डोमिनेंस था, डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर।
ये तो ठीक है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि यहाँ पे पहले से ही एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी, रॉयल ऑब्जर्वेटरी। जो लोकल टाइम वगैरह को मेजर करता था, या फिर जो ब्रिटिश का जो टाइम पीरियड था ना, मीन्स जो टाइम कौन सा इस्तेमाल करना है, कहाँ जाना है, तो इसी जगह से सारी चीज़ें का इस्टेब्लिशमेंट होता था। दूसरा ये था, दूसरा कारण ये था ग्रीनविच सेलेक्ट करने का, दूसरा कारण ये था, तीसरा कारण ये था कि जब आप ग्रीनविच मीन टाइम को सेलेक्ट कर रहे हैं ना एज ए 0 डिग्री, तो इस लाइन के जस्ट अपोजिट यहाँ से 180 डिग्री गए, यहाँ से 180 डिग्री गए, ठीक है। ईस्ट की तरफ 180 डिग्री में गई, वेस्ट की तरफ मैं 180 डिग्री गई। तो जो 0 डिग्री 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ना, इसके जस्ट पीछे जो लाइन है उसका मैं इस्तेमाल करूंगी एज ए इंटरनेशनल डेट लाइन की तरफ, यानी कि जो 180 डिग्री लैटिट्यूड होगा, सॉरी लॉन्गिट्यूड जो होगा ना, उसका मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ एज अ डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन की तरफ मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि पीछे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे है लंदन, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये लाइन, यहाँ पे है लंदन। इसके जस्ट पीछे मैं जाऊंगी, ये क्रैक दिख रहा है ना, यहाँ पे है 180 डिग्री लैटिट्यूड। क्या यहाँ पे आपको ज़्यादा पॉपुलेशन दिख रहा है? नहीं, नहीं। तो अगर मैं इस एरिया को सेलेक्ट करूंगी, तो क्योंकि यहाँ पे कम पॉपुलेशन है, तो डेट टाइम में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, लोगों को कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सपोज कि यहाँ पे कोई कंट्री होता है, ठीक है, इस कंट्री के इस साइड में आज का डेट है इतना, आज का टाइम सॉरी आज का डेट है इतना, यानी कि आज है 12 तारीख, इस लाइन के इधर में आज है 13 तारीख। तो जो उस कंट्री पे लोग रहेंगे उनको दिक्कत होगा, उनके गवर्नेंस में दिक्कत होगा। तो अगर मैं ग्रीनविच मीन टाइम को सेलेक्ट करती हूँ एज माई इंटरनेशनल सॉरी एज माई ग्रीनविच मीन टाइम या फिर प्राइम मेरिडियन अगर मैं सेलेक्ट करूँगी, तो पीछे का जो लाइन है उसे मैं एज इंटरनेशनल डेट लाइन का इस्तेमाल एज ए मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ पे कम पॉपुलेशन है, यहाँ पे ज़्यादा वाटर बॉडी है, यहाँ पे गवर्नेंस में भी दिक्कत नहीं आएगी, और कोई मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए ये जो 0 डिग्री है ग्रीनविच से होकर गुजरी, ग्रीनविच मीन टाइम इसका नाम बाद में पड़ा, ओके। और इंटरनेशनल डेट लाइन भी इसी तरह से इस्टेब्लिश हुआ। अब आप बताओ कि ये जो लड़ाई है इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए, ग्रीनविच मीन टाइम के लिए, वो किसके द्वारा मीन्स इनिशिएट किया गया था? किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? ब्रिटिश? नहीं, इट वॉज नॉट ब्रिटिश। इनफैक्ट ही वॉज फ्रॉम कनाडा। नाम है, लिख लेंगे, सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग। फ्लेमिंग, सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग, ओके, आई एम सो सॉरी। सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने 1884 में एक मीन्स काइंड ऑफ लड़ाई कह सकते हैं ना, कि डिबेट वगैरह, कि पूरी दुनिया में हर जगह अपना अलग टाइम जोन है। एक जगह का टाइम जोन इंडिया में हो रहा है, आज मैंने मान लिया कि आज चलो आज 5:30 बज रहा है, यूएस ने कहा कि नहीं हम तो 8:30 बजाएंगे। मीन्स हर जगह का अलग लोकल टाइम था। तो क्योंकि वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, यू नीड टू हैव अ वन सिंगल टाइम, कि हम एक रेफरेंस लेंगे कि अच्छा यहाँ से हम इधर जाएंगे तो ऐसा टाइम होगा, इधर से हम पीछे जाएंगे तो ऐसा टाइम होगा। एक टाइम पीरियड, एक टाइम हमें चाहिए, कॉमन टाइम चाहिए। तो 1884 में एक मीटिंग हुआ विच वॉज इनिशिएट बाई सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग। ये मीटिंग कहाँ पे हुआ, कोई मुझे बताएगा? वॉशिंगटन डीसी में 1884 में ये मीटिंग हुआ, ठीक है। इस मीटिंग का नाम था, आई थिंक मीटिंग का क्या नाम था, आई रियली फॉरगेट अबाउट दैट। हाँ, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लिखेंगे,
हाँ देखो मैं बताती हूँ कैसे, मतलब सन सैनफोर्ड फ्रेमिंग देख रहे थे, मीन्स उस टाइम हर जगह का अपना लोकल टाइम था। ओके, सब अपना लोकल टाइम इस्तेमाल कर रहा है। बट क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के पेस पे हम चल रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे, तो आपको एक टाइम चाहिए, एक कॉमन टाइम चाहिए, जिससे हम ये देख सके, फिर रेफरेंस ले सके कि अच्छा यहाँ पे अभी ये बज रहा होगा, तो हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है। मान लो कि अगर आपको लेना है, फ्लाइट लेना है यूएसए के लिए, आप वैंकूवर जा रहे हो, वहाँ का टाइम अलग है, यहाँ का टाइम अलग है। वैंकूवर से आपको कॉल आया है कि सी सपोज आई एम गोइंग, सी निहारिका, टुडे इज़ योर मीटिंग एट 5:30 PM। अब 5:30 PM कहाँ का? यूएसए का। ठीक है, तो आपको पता नहीं कि आप कौन सा इंटरनेशनल टाइमलाइन आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे इतना टाइम हो रहा है, इंडिया में इतना टाइम हो रहा है, तो कैसे मैं जाऊँगा कि मैं उस टाइम पे पहुँच पाऊँ? तो उसके लिए आप एक मीन टाइम चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो ये सन सैनफोर्ड ने ये लीड किया था 1884 में, जिसका नाम था इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। लिख लेंगे, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें ये कहा गया कि हम ग्रीनविच मीन टाइम को अपना 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन हम घोषित करेंगे। इससे क्या होगा कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी तो पहले से वहाँ था ही, इससे ये होगा कि 180 डिग्री यानी कि जो लैटिट्यूड है, जो एरिया है, जो स्पार्स पॉपुलेशन है, उसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे, ज़्यादा लोगों को दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये था इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट। जब आप 0 डिग्री लैटिट्यूड से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो समय क्या होता है? आगे बढ़ता है। मान लो कि अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगी तो समय क्या होगा? जुड़ेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, जब मैं इसके वेस्ट की तरफ आऊंगी, यानी कि पश्चिम की तरफ जब मुड़ूंगी, तो समय क्या होगा? हम उसमें माइनस करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम पे अगर 12 बज रहा है, तो अगर मैं सपोज कि कोई ने बोला कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, तो इंडिया की तरफ अगर मैं जाऊंगी, तो जो भी यहाँ पे समय हो रहा है उसको मैं ऐड करके जाऊंगी। यानी कि जब भी आप कभी देखो, आप घड़ी में आपने समय सेट किया होगा कभी ना कभी, उसमें क्या लिखा था? +5.30, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। जब आप ग्रीनविच के वेस्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ लिखा रहेगा -5.30, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगी कि 5.3 आवर क्यों लिखा रहता है, कैसे लिखा रहता है। ये समझ में आया अभी तक? रॉयल ऑब्जर्वेटरी के बारे में, डोमिनेंस के बारे में, सन स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग के बारे में, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स। मैं इतना चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि लोकेशन हम कैसे मेजर करते हैं। ये सवाल बीपीएससी हर बार पूछता है कि अगर मैं इस जगह पे इस टाइम पे खड़ी हूँ, मुझे जाना है यहाँ पे। पिछले साल क्या पूछा था? थिम्पू का, भूटान का लोकल टाइम पूछा था कि अगर इंडिया में इतना टाइम हो रहा था तो भूटान में कितना टाइम हो रहा होगा। ये सवाल था, आपने अगर देखा हो तो। ये पता चल गया। लॉन्गिट्यूड का हम इस्तेमाल करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, टाइम मेजर करने के लिए। इतना समझ में आया है? रब कर दूं इसे? गुड। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जब भी मैं 1 डिग्री आगे मूव करती हूँ, यानी कि वहां पे 1 डिग्री होगा, ऐसे करते करते कितना आएगा? यहाँ पे 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री वेस्ट तक मैं जाऊंगी, सॉरी 180 डिग्री ईस्ट, ऐसे ऐसे करते करते 180 डिग्री वेस्ट, ऐसे मैं मूव करूंगी। 0 डिग्री से या तो ईस्ट जाऊंगी या तो वेस्ट जाऊंगी। जब मैं हर एक डिग्री एंगल से मूव कर रही हूँ, यहाँ पे 2 डिग्री होगा, ऐसे करते करते 180 डिग्री, फिर यहाँ पे 1 डिग्री, फिर यहाँ पे 2 डिग्री, ऐसे जा रहे हैं हम, इधर मूव कर रहे हैं और इधर मूव कर रहे हैं। इन 2 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। 1 डिग्री के बीच में लिखेंगे, लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स आर 111 किलोमीटर। इस 111 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए मुझे कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है।
1 डिग्री को कवर करने के लिए मुझे 4 मिनट का समय लग रहा है। यानी कि अगर मैं 70 डिग्री वेस्ट पे हूँ, सॉरी ईस्ट पे, 70 डिग्री ईस्ट पे हूँ, ये एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, 70 डिग्री ईस्ट। तो मुझे जानना है कि ये जो 70 डिग्री ईस्ट है इसका टाइम क्या होगा। मैं कैसे जानूंगी? आप बताएंगे कुछ, कैसे जानूंगी मैं? जब 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, ठीक है, मैं हूं अभी 70 डिग्री ईस्ट पे, मुझे यहाँ का टाइम जानना है, लोकल टाइम क्या होगा। तो मैं क्या करूंगी? कितना? 280 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? सॉरी, हाँ, 7 × 4, यानी कि एक मतलब मैं 70 डिग्री मूव कर रही हूँ इंटू 4, क्योंकि 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट। कितना हो गया? 280 मिनट। अब मुझे इसको घंटे में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 60, कितना घंटा हुआ? 3.4 घंटा 20 मिनट, 36 18 6 चौका 24, हाँ, 4 आवर एंड 40 मिनट्स, राइट? 4 आवर एंड 40 मिनट्स। कुछ समझ में आया? कुछ डाउट है? समझ में आया? मुझे जितना डिग्री मैं आगे बढ़ूंगी उतना समय एड ऑन होते जाएगा। यानी कि यहाँ पे बज रहा था, सपोज यहाँ पे बज रहा था 1, ग्रीनविच मीन टाइम पे 1 PM हो रहा था, 1 PM हो रहा था, तो 70 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा? यस, 4 आवर 40 मिनट्स प्लस 1, यानी कि आप 1 2 3 4, सॉरी हाँ 1 बज गया, 2 3 4 5 बज के 40 मिनट। हाँ, फिर से मैं रब करके बताऊं क्या? ठीक है, आपको पता चल गया कितना टाइम है 70 डिग्री ईस्ट मिनट पे, यानी कि अभी कितना हम आगे हैं ग्रीनविच मीन टाइम से? 4 घंटा 40 मिनट हम आगे है। अगर 0 डिग्री पे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1 बज रहा है, तो 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना बज रहा होगा? 5:40, यानी कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट से या तो मैं आगे बढ़ूंगी, इस रेफरेंस पॉइंट से या तो मैं पीछे जाऊंगी। आए समझ में? हाँ, नहीं, इधर माइनस होगा, 1 बजे में से आप माइनस कर दोगे। सपोज कि सेम लैटिट्यूड है, 70 डिग्री यहाँ पे है, 70 डिग्री वेस्ट, क्योंकि हम ग्रीनविच मीन टाइम के वेस्ट में हैं तो हम वेस्ट लिखेंगे, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ कि अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1 बज रहा है, तो 70 डिग्री वेस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वहां पे क्या टाइम हो रहा होगा? कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 4.40 मिनट्स हम आगे हैं, यानी कि 4 घंटा 40 मिनट हम पीछे हैं। तो 1 में से जो 1 बज रहा है उसमें से 4 घंटा 40 मिनट माइनस करो, कितना टाइम होगा लोकल टाइम? 9:40। ऐसे आप टाइम कैलकुलेशन करते हैं। हमेशा बीपीएससी ये सवाल करता है, मीन्स पिछले 67th में भी किया था, 68 में भी किया था, 69th में भी था, आई थिंक, हाँ 69th में भी था, ठीक है। आए समझ में? अभी कोई डाउट? आपको कोई डाउट है? यू आर लुकिंग सो बिट कन्फ्यूज्ड, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? एक बार फिर से बता दूँ, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ इसको, ओके। दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर लैटिट्यूड, दिस इज योर लॉन्गिट्यूड। ये जो लॉन्गिट्यूड है ये मुझे टाइम बनाने में मदद करते हैं, मीन्स टाइम देखने में मदद करते हैं, ठीक है। दिस इज योर प्राइम मेरिडियन, दैट इज 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री ईस्ट की तरफ मैं जाऊंगी, फिर 1 डिग्री,
सॉरी 2 डिग्री ईस्ट, यानी कि मैं मूव कर रही हूँ कितना तक, मैं कब तक मूव करूँगी, जब तक मुझे 180 डिग्री ईस्ट नहीं मिल जाता। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट की तरफ, 180 डिग्री वेस्ट की तरफ, टोटल मिला के 360 डिग्री, यानी कि 360 लाइन्स होती है, 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ओके, इधर मैं गई 180 डिग्री, मैं इधर भी जाऊंगी 180 डिग्री, 180 डिग्री, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट। ठीक है, जब मैं 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ मूव करूंगी, समय हमेशा क्या होगा, प्लस में जाएगा। यहाँ पे प्लस करूंगी मैं। इस 0 डिग्री से जब मैं वेस्ट की तरफ आऊंगी, समय क्या होगा, माइनस में जाएगा। यानी कि जितना भी बज रहा है ग्रीनविच मीन टाइम पे, या फिर जितना भी समय वहाँ पे हो रहा है, उसको अगर मैं वेस्ट लिखा हुआ है तो उसमें मैं माइनस करूँगी, उस समय से मैं माइनस करूँगी। अगर मुझे पूछा है कि ईस्ट की तरफ कितना टाइम होगा, तो जो भी टाइम दिया हुआ है उससे मैं प्लस करूँगी। सपोज कि ग्रीनविच मीन टाइम नहीं दिया हुआ है, सपोज कि इसने दे दिया है 2 डिग्री ईस्ट पे मैं खड़ी हूँ, 2 डिग्री ईस्ट पे समय हो रहा है, अभी 1 बज रहा है, तो मुझे जाना है 5 डिग्री ईस्ट पे। तो आप क्या करेंगे, तभी भी आप समय ऐड करेंगे ना। क्यों? क्योंकि आप अभी भी ईस्ट में हैं। अगर आपको वेस्ट में पूछा तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि समय जोन आपका डिफरेंट हो जाएगा। ओके, जब भी हम 1 डिग्री मूव करते हैं ना, जब भी हम 1 डिग्री मूव करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है 4 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, 4 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम 15 डिग्री को मिला देते हैं, यानी कि 1 से लेकर 15 डिग्री में जाती हूँ, ये 15 डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 आवर। 15 चौके 60, ठीक है, 1 आवर हो जाएगा, 15 डिग्री 1 आवर। समझ में आया कैसे कैलकुलेट होता है? अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स है। इक्वेटर पे जो लॉन्गिट्यूड्स है इक्वल्स टू लैटिट्यूड्स होता है, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं की जो डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस, यानी कि 1 किलोमीटर जो है इक्वल होता है। लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूड, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है केवल इक्वेटर पे वो हर जगह सेम होता है। ठीक है, ये याद आया, दिमाग में रख लिया, बस इक्वेटर पे। दूसरा चीज, हर दो लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होता है। दो टू लैटिट्यूड्स के बीच में, लिखते जाएंगे आप भूल जाएंगे ये बात, 2 लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल। ठीक है, या तो मैं इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाऊंगी तभी भी 2 लैटिट्यूड के बीच में सेम डिस्टेंस होगा, यानी कि 111 किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ ही जाऊंगी तभी भी 111 किलोमीटर, क्योंकि ये सारे इक्वी डिस्टेंस होते हैं, मीन्स सेम डिस्टेंस पे बने होते हैं। बट ये केस लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाओं में लागू नहीं होती है। क्यों लागू नहीं होती है? यस, क्यों लागू नहीं होगी ये बात? ये है हमारे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब बताइए क्यों लागू नहीं होगी? इक्वेटर पे, पहले आप मेरे स्टेटमेंट सुनेंगे। इक्वेटर पे लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूड, करेक्ट है, ठीक है। हर दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस सेम होता है, मीन्स 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री जाऊंगी तो दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होगा, 2 से 3 जाऊंगी दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है। मेरा सवाल ये है कि क्या हर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस सेम होगा? क्यों? एक मिनट, हाँ ठीक है, आई वॉज आस्किंग टू हर। यस, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? क्यों नहीं होगा? आई हैव गिवन यू द डायग्राम, आंसर आपके सामने है। ठीक है, एनीवन? हाँ, आप बताइए। आई नो यू बोथ नो द आंसर वेल। यस, यस। नहीं, इट्स नॉट अबाउट टाइम डिफरेंस। क्यों होता है? यस, आप ही बता दीजिए। क्या? हम्म।
यस। हम्म। हम्म। कोई बात नहीं। एनीवन वांट टू ऐड समथिंग? नो? ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, लॉन्गिट्यूड का आप शेप देखो, साइज देखो। यहाँ पे तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे सब इक्वी डिस्टेंस है, बट जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ, क्या ये लाइंस कन्वर्ज नहीं हो रही है, एक साथ जुड़ रही है? क्या यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेम यहाँ पे भी डिस्टेंस है? क्या यहाँ पे जो डिस्टेंस है सेम यहाँ पे भी डिस्टेंस है? या फिर क्या यहाँ पे जो डिस्टेंस है सेम यहाँ पे, सॉरी, सेम यहाँ पे डिस्टेंस है? नहीं होता है। दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो सेम नहीं होता है, वो केवल इक्वेटर पे होता है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट आया कि टू लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वी डिस्टेंस एट ईच एंड एवरी प्लेस, इट्स नॉट राइट, गलत है। अगर लिखा कि टू लैटिट्यूड्स आर इक्वी डिस्टेंस एट ईच एंड एवरी प्लेसेस, इट मीन्स इट इज योर राइट स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया, वेरी गुड। हमने पढ़ लिया लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया टाइम। एक सवाल लिखिए, सवाल का आंसर दीजिए। सवाल है, लिखेंगे सवाल। ये है सिटी ए, सिटी बी एंड सिटी सी। सिटी ए पे एक मैच होने वाला है, ठीक है, मैच होने वाला है, ठीक है। ये मैच होगा, लाइव स्ट्रीमिंग होगा, ओके। तो आपको बताना है कि सिटी बी में लोकल टाइम क्या होगा, सिटी सी में लोकल टाइम क्या होगा जब ये मैच कमेंस होगा। यानी कि जब आप कभी मैच तो देखते ही होगे, इंग्लैंड में मैच चलता है सुबह के 7 बजे, आप कब देखते हो? उसे ऐड करके 5.5 घंटा, मीन्स आप आगे देखते हो, यानी कि कितने बजे देखते होगे? 8, 9, 10, 11, 12 घंटे के आसपास, 12.5। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर सिटी ए में अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, 1 PM हो रहा है, और ये है कितना डिग्री लैटिट्यूड है? ये 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। लिखेंगे कॉपी में सवाल। क्यों? मैं इसको भी ईस्ट दे सकती हूँ, मैं इसको भी वेस्ट दे सकती हूँ। पहले सवाल, ठीक है। सिटी ए है, सिटी ए में समय है 1 बज रहा है, ये स्थित है 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, ओके। दूसरा सिटी है सिटी बी, ये स्थित है 120 डिग्री ईस्ट पे, ठीक है, 120 डिग्री ईस्ट। और जो सिटी सी है वो है 30 डिग्री वेस्ट पे। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो मैच होगा, जो मैच यहाँ पे सिटी ए में होने वाला है, वो मैच सिटी सी में कितने बजे होगा, सिटी बी में कितने बजे होगा, और सिटी सी में कितने बजे होगा? अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। यहाँ पे बज रहा है 1, ठीक है, 5 घंटे आगे, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, आप सब लोग कैलकुलेट कीजिए, बाकी लोग। ये है 60 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे है 120 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, कितना डिग्री का गैप है? 60 डिग्री का गैप है। आप पहले गैप देखेंगे ना, मेरे पास है 180 डिग्री ईस्ट माइनस 60 डिग्री ईस्ट, कितना डिफरेंस है? 60 डिग्री का डिफरेंस है। ये 60 डिग्री में हर एक डिग्री में 4 मिनट होता है, यानी कि 60 इंटू 4 240 मिनट्स हो गए। इस मिनट को मुझे अब घंटे में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाई 60 कितना आएगा? 4 आवर्स, 6 चौका 24, 4 आवर्स। बज रहा है यहाँ पे 1 से हम 4 घंटे आगे जाएंगे, कितना बज गया यहाँ पे? 5 बज गया। तो यहाँ पे जो मैच होगा PM 5 PM पे होगा, यानी कि अगर मेरा दोस्त
120 डिग्री ईस्ट पे है, उसका कंट्री 120 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पे है, तो मेरा दोस्त जो है वो 5 बजे मैच देखेगा, जो मैं अभी इंडिया में बैठ के, सपोज मैं इंडिया में हूँ, इंडिया में बैठ के जो मैं 1 बजे मैच देख रही हूँ, ऐसा समझ में? यानी कि उसके टाइम के अकॉर्डिंग वो 5 बजे देखेगा, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग मैं 1 बजे मैच देखूंगी। गॉट इट? अब इसका बताइए, ये 130 डिग्री वेस्ट है, रिमेंबर इट इज वेस्ट, यू आर एट राइट नाउ ईस्ट, 60 डिग्री आप ईस्ट पे हैं, मुझे जानना है वेस्ट। आप नहीं बताएंगे, चलिए नेक्स्ट वन, कोई और मुझे बताएगा। यस आप बताइएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है पूछ लें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं, या तो यूपीएससी में भी पूछते हैं, यूपीएससी में भी पूछा है, बीपीएससी में भी पूछा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है बट थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी समझ में नहीं आता था ये हो कैसे रहा है, कैसे हम आगे पीछे जा रहे हैं। कैसे? लेट्स कैलकुलेट इट। आप अभी कहाँ पे है? 60 डिग्री ईस्ट पे है, राइट? है ना भी, 60 डिग्री ईस्ट पे है, आपको जाना है कहाँ? 30 डिग्री वेस्ट, यानी कि ये मेरा ग्रीनविच मीन टाइम है, मुझे पहले ग्रीनविच मीन टाइम वाला डिस्टेंस कवर करना होगा, यानी कि मुझे 60 डिग्री वाला कवर करना पड़ेगा। ये जो 60 डिग्री जब मैं कवर करूंगी तब मैं वेस्ट में आऊंगी, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है? इट सीम्स दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, शक्ल देख के लग रहा है, फिर से बताती हूँ, लिखा हुआ है ईस्ट, क्या आपको वेस्ट में जाने के लिए, वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाने के लिए, क्या आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड को कवर करना नहीं पड़ेगा? करना पड़ेगा, यानी कि अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो मैं उल्टे दिशा में जाऊंगी ना, मैं हूँ भी ईस्ट की तरफ, 60 डिग्री ईस्ट की तरफ, जब मैं इस 60 डिग्री को कवर करूंगी 0 डिग्री तक आके, मेरा कितना डिग्री कवर हुआ? 60 डिग्री कवर हुआ। अब मुझे इस 60 से और मुझे 30 डिग्री जाना है, और मुझे 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना है, तो टोटल लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स कितने हुए मेरे? 90 डिग्री मैंने कवर किया। अब 90 इंटू 4 कर दो, 9 चौका 36, 36 डिवाइडेड बाई 60 मीन्स कितने घंटे हुए? 6 घंटे। यानी कि अगर यहाँ पे 1 बज रहा है तो 1 बजे से आप पीछे चले जाओ 6 घंटे, कितना बच जाएगा? 9। ठीक है, ऐसा समझ में? मुझे लगता है अभी भी कंफ्यूजन है बट नहीं होना चाहिए, समझ में आया? 9 बजेगा या 1? नहीं 1 बज रहा है, यानी कि 1 से मैं बाहर जाऊँ, पीछे जाऊँगी 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7 घंटे, 7 बजेगा। यहाँ पे कितना बजेगा? 7 AM। AM होगा या PM? AM, वेरी गुड। और यहाँ पे कितना बज रहा है? 5 PM। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया आप फिर से एक बार देख लेना, ये पूछ लेते हैं सवाल, इसलिए मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दी कि कहीं भी कोई भी लोकेशन दिया हो तो लोकेशन हमेशा इसी तरह से मेजर करते हैं। किस साइड? इस साइड मुझे जाना है, कहाँ से इस साइड? हाँ हाँ 0 डिग्री, अगर मुझे वेस्ट की तरफ कैलकुलेट करना है, हाँ हाँ 30, हाँ यस, क्योंकि ये वेस्ट लिखा हुआ है, इस डिग्री से मुझे पहले 0 डिग्री के पास जाना होगा, फिर उसके बाद मुझे उधर मूव करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वेस्ट एरिया कवर करना है। तो वेस्ट में डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकती ना कि अच्छा यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, तो 30 और 60 90, ऐसे नहीं कर सकते। हमें पहले, सपोज कि यहाँ पे होता कोई और डिग्री होता, तो आप पहले पीछे जाओगे, फिर वहां से और पीछे जाओगे। 60 डिग्री यहाँ पे, हाँ हाँ 60 से 80 लेके जाते हैं, यानी कि दोनों के बीच में हम डिफरेंस लेते, कितना डिग्री का डिफरेंस है, फिर उसको मैं मल्टीप्लाई करती 4 से, डिवाइड करती 60 से, क्योंकि मुझे घंटे में आंसर निकालना है। उस तरह से आपका घंटा आ जाएगा, कितना टाइम हो रहा है, कितना समय हो रहा है अभी। ठीक है,
समझ में आया? दैट वॉज टू लॉन्ग प्रोसेस, बट आई थिंक आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ टाइम जोन हो गया. गुड. नेक्स्ट अब मुझे पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में. इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? समझ में आ गया? ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री दिख रहा है सबको? इंडिया कहाँ पे है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्यों? क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में है. अगर ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता तो हम क्या लिखते? वेस्ट में लिखते, बट इट इज़ इन न, सबसे पहले नदर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के ऊपर. वेस्ट हेमिस्फीयर में है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है क्योंकि 0 डिग्री लैटिट्यूड से वो ईस्ट की तरफ है. तो इंडिया का लोकेशन है यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, यानी कि वर्ल्ड का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे इंडिया का लोकेशन है. इंडिया इज लोकेटेड देयर. नेक्स्ट वन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें. मुझे पता है फैक्ट्स आपको पता होगा, बट स्टिल आई मेड यू टू राइट. लिखेंगे, लिख लीजिए. हाँ, नहीं पता? अरे मतलब आप, वैसे मैं बता दूंगी, लिख लीजिए. नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट कितना है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितना है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लिख लीजिए. लिख लीजिए, वेरी गुड, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, देखने की जरूरत नहीं है. आप लिख लीजिए, मैं बोलूँगी. ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए मैं भेज दूँगी आपको. ग्रुप में मिलता है पीडीएफ, आ गया हुआ है, ठीक है. तो सी, मैं क्या कम करूँगी ना, मैं जो भी लिखा हुआ है मैं आपको बता दूंगी, समझा दूंगी कि हाँ लिखा हुआ क्या है. शैल आई मेड यू राइट? मीन्स आपको मैं नोट्स बनाऊँ या फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूँ, मैं समझा दूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपके पास फॉर योर रेफरेंस रहेगा. मैं तो बिना पीडीएफ का ही पढ़ा देती हूँ, बट स्टिल क्या पता कभी मैं भूल जाऊँ या फिर आप कभी भूल जाओ कि मैम इसका ये होना चाहिए. ठीक है, तो हम इसको रखेंगे. तो अब लिख लीजिए, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट लिखेंगे हम इंडिया का. मुझे वर्ल्ड का मैप बनवा लो, मुझसे ये मैप नहीं बनता, पता नहीं क्यों. ईस्ट एंड वेस्ट हमारा एक्सटेंट क्या है, लिखेंगे. ईस्ट एंड वेस्ट, वेस्ट एक्सटेंट मीन्स इन डिस्टेंस, पूरब से पश्चिम तक का डिस्टेंस क्या है? 2933 किलोमीटर. एंड नॉर्थ से साउथ, कश्मीर से कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर. लिख लिया? कश्मीर से कन्याकुमारी एंड नॉर्थ, यानी कि यहाँ पे है एक, यहाँ पे कच्छ है, कच्छ से यहाँ पे किबूथी करके, किबूथू, किबूथू करके एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से हम मेजर करते हैं. ये है अरुणाचल प्रदेश में. कच्छ से अरुणाचल प्रदेश डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर. ओके. एंड कश्मीर से कन्याकुमारी आपको पता है 3214 किलोमीटर. कश्मीर में तो कन्याकुमारी वाला गाना सुना होगा, नहीं सुना? हाँ सुना है. लिख लिया? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लिखेंगे आप. लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस में आप क्या लिखेंगे? अभी आपको पता चल गया हम ईस्ट लैटिट्यूड क्यों लिख रहे हैं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड. नॉर्थ लैटिट्यूड क्यों लिखते हैं हम, आया समझ में? लिखेंगे 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. ये जो है ना, ये डिग्री होता है और इसको हम कहते हैं मिनट. ओके. कहीं कहीं आपको सेकेंड्स भी लिखे होते हैं, एग्जैक्ट सेकेंड्स, क्योंकि हम डिस्टेंस टाइम में माप रहे हैं, हम डिग्री में माप रहे हैं. तो लिखा रहता है ऐसे, सपोज कि कोई डिग्री लिखा हुआ है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये रिप्रेजेंट करता है मिनट को. सपोज कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो जो डबल कॉमा होता है ना, उसको हम कहते हैं सेकेंड्स, वो सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करता है. तो आपको फिलहाल इतना जानना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, कहा गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ये है आपका नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट. ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 minute east. Now you understand what we have written east and north.
क्योंकि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर प्लस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी पता होगा आपको, पता है कितना घंटा आगे है? अभी हमने बात की 5.5 घंटे। क्यों आगे है 5.5 घंटे? क्योंकि हम ईस्ट में है एंड 82.5 डिग्री को हम कंसिडर करते हैं एज आवर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्यों हम 82.5 डिग्री को ही लेते हैं? क्यों नहीं किसी और को ले लेते हैं? क्यों नहीं 20 डिग्री, क्यों नहीं हम 70 डिग्री को ले लेते हैं? बीच में, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड करता है इंडियन कॉन्टिनेंट जो हमारा इंडिया जो है उसको ऑलमोस्ट 2 हाफ में डिवाइड करता है, इसलिए लिख लीजिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 82.5 डिग्री ईस्ट। इट इज 5:30 minutes ahead of Greenwich Mean Time. Got it? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री प्लस 5.30 मिनट्स पॉजिटिव में, प्लस में। अब याद करना है आपको, ये तो आपको याद रहा होगा, मीन्स सबको याद रहता है कि 82.5 डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ये याद रहता है। इसका लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये है। अब इम्पॉर्टेंट याद करने वाली चीज़ ये है, अरे लिख लिया था ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली ये है कि कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। क्या आपसे पूछता है ये सवाल? यस मैम, पूछता है बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ मैम कि कैसे मैं याद करूँ 82.5 डिग्री कौन कौन से स्टेट से गुजरता है? तो ट्रिक तो कुछ नहीं आपको याद करना पड़ेगा, जनरली स्पेसिफिकली ये 5 स्टेट से होकर गुजरता है। याद रखेंगे 5 उंगली 5 स्टेट्स। 5 स्टेट्स में कहाँ से इनिशिएट होता है? नैनी कहाँ पे है? इलाहाबाद के पास, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश, ठीक है? ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। अच्छा मैप नहीं है ना, देयर मस्ट बी अ मैप, कोई बात नहीं। जब आप उत्तर प्रदेश से जब आप नीचे आओगे कौन सा स्टेट आता है? हाँ, उत्तर प्रदेश के नीचे बिहार आता है। सबको मुर्गा बनाऊंगी मैं। घर में किसके किसके मैप नहीं चिपका है कृपया हाथ उठाए। यस, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। यस, एनीबडी एल्स? चिपकाए हैं, देख भी लिया कीजिए। जितना आप अपनी एक्स को देखते हैं उतना आप उसको भी देख लीजिए, ठीक है? आई एम जस्ट किडिंग, डोंट टेक सो इमोशनल। सी, उत्तर प्रदेश के नीचे आता है मध्य प्रदेश, ठीक है? रुको मैं मैप खोलती हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं पता चलेगा। देयर मस्ट बी मैप। ये सारे मैंने पढ़ा दिए तो डोंट वरी कि मैम ने क्या लिख रखा है। नहीं, ये रहा। रिमेंबर दिस मैप? याद आया मैप? इंडिया ऐसा दिखता है। अच्छा ये बताओ इंडिया में कितने टोटल स्टेट्स हैं? 28। और यूनियन टेरिटरीज? हाँ, 8। कौन कौन? हम्म। है। क्या दादरा नगर हवेली दमन दीव को कंबाइन किया गया है? तभी तुमने तो बोला अलग अलग है। याद कर लो ये सब, ये सब चीज़ आपको ऐसे नहीं एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपको इंटरव्यू में पूछ लेंगे, बिकॉज हम उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, जब मैं मतलब अभी मैंने पीएचडी का इंटरव्यू दिया है इन आईआईटी दिल्ली, ठीक है? तो दे हैव आस्क्ड मी नॉट अबाउट माय व्हाट यू हैव रिटन इन योर रिसर्च प्रपोजल, आपने लिखा क्या है, आपने क्या पढ़ा है,
दे हैव जस्ट आस्क्ड मी सिंपल क्वेश्चंस कि आप ये बताइए आपके प्रोफेसर कौन थे। एट द टाइम आई वॉज ब्लैंक। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका ये देखना चाहिए आपका माइंड कॉन्शियस है कि नहीं है, आपको ये पता है कि नहीं कि यूनियन टेरिटरीज कितनी है, क्योंकि छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं। पिछले हाँ इस साल का यूपीएससी का क्वेश्चन देखा है किसी ने? देखा है? मौका मिले तो देखना। दे वर टू ईजी, दे वर फैक्चुअल। अगर किसी ने फैक्ट्स याद किए होंगे दे माइट हैव बीन एबल टू क्या मतलब उनका प्रीलिम्स हो गया होगा। क्यों यूपीएससी ने ऐसा सवाल किया? क्योंकि आपने इन डेप्थ बहुत पढ़ लिया। यूपीएससी को पता है कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन याद है कि ग्लोब ऐसे बनता है, ग्लोब में ये लैटिट्यूड होता है, यहाँ से ये होता है। ये पूछ रहा है ये बताओ ग्लोब में टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं हम छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसको बेसिक चीज़ें नहीं भूलना है। मेंस के लिए भी पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है और जनरल नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। ठीक है, आप लिखेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि हमारा जो 82.5 डिग्री कौन कौन से स्टेट से गुजरता है। तो 5 उंगली से 5 स्टेट से याद रखेंगे। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड देन आंध्र प्रदेश। या फिर आप क्रोनोलॉजी में भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले कौन सा स्टेट मिलेगा? सबसे पहले यूपी मिलेगा। यूपी के बाद नीचे कौन सा स्टेट आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा तो मुझे छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के नीचे जैसे ही जाऊँगा वैसे ही उड़ीसा आ जाएगा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश आ जाएगा। याद हो गया? आई थिंक ये याद हो गया होगा। मेरे साथ बोलेंगे बिना देखे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मीन्स आप क्रोनोलॉजी याद कीजिए, छत्तीसगढ़ फिर उड़ीसा एंड देन आंध्र प्रदेश। ये तो हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना रॉकेट साइंस। इसी तरह से अब आप याद करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरती है, वो भी पूछता है सवाल, वो भी कंफ्यूज हो जाते होगे। ठीक है, अब आप इसको याद करोगे। ये 8 है, 5 3 8, 5 3 8 ऐसे आप याद कर सकते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया से 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक है, सबसे पहला है, याद करोगे आप। याद करेंगे कैसे मेरे साथ? आप जा रहे हो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हो। जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करो तो आपको कौन कौन से स्टेट्स मिलेंगे? सबसे पहले गुजरात। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरली हम सोचते हैं कि अच्छा राजस्थान तो थोड़ा सा ऊपर है ना, तो राजस्थान कैसे आएगा? राजस्थान नहीं आ सकता है। बट थोड़ा सा जो एरिया है राजस्थान का यहाँ वाला जो एरिया है ना, थोड़ा सा वो कवर कर लेता है, तो इसलिए 8 स्टेट्स हो जाते हैं। तो आप याद करो, सबसे पहले गुजरात के बगल में कौन सा स्टेट है? राजस्थान। तो मैंने याद कर लिया राजस्थान। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ी। जो सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया में भी कुछ कुछ स्टेट्स हैं। सेंट्रल इंडिया में सबसे पहले याद करूंगी मैं मध्य प्रदेश से जैसे ही मैं आगे मुड़ूंगी, जैसे ही आगे जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ से और मैं जाऊंगी आगे, कौन सा स्टेट मिलेगा? झारखंड। फिर झारखंड से और आगे जाऊंगी तो मुझे मिलेगा वेस्ट बंगाल। फिर अब मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर जाऊंगी। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा? त्रिपुरा प्लस मिजोरम। अब आप ऐसे याद कर सकते हो। ड्राई स्टेट याद होगा, ये याद होगा कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड लैंड है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, कैसे याद करोगे? तो गुजरात और राजस्थान मुझे थोड़ा सा ड्राई स्टेट लगता है, थोड़ा सा वहाँ पानी की कमी है। ठीक है, तो एक साइड गुजरात एंड राजस्थान हो गया पानी की कमी वाला। फिर मैं और आगे बढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज वाला स्टेट मिला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मिनरल रिसोर्सेज वाला स्टेट्स मिला। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड स्टेट्स मिले, जैसे कि झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड स्टेट्स मिले। जब मैं उसके बाहर चली जाऊंगी तो क्या मुझे मिलेगा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सबसे लास्ट वाला स्टेट्स कौन सा है? त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, याद हो गया? इस तरह से आप याद कर सकते हो। इस तरह से मुझे लगता है कि अब आप नहीं भूलोगे कभी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है सारे स्टेट्स के नाम याद है। ट्रस्ट मी, ये कोई मतलब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं एक इंसिडेंस बताती हूँ। इवन इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी
व्हेन आई वाज इन द हॉस्टल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, पीपल डोंट नो कि नागालैंड कहाँ पे है. नागालैंड इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी. दे डोंट नो. ठीक है, तो आपको जानना जरूरी है. पता है सबको? ये है अरुणाचल प्रदेश, एंड देन अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, फिर बाद मणिपुर, उसके बाद एंड देन और ये क्या है? गुड. भूलना नहीं है, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें भूलनी नहीं है, याद रखना है. ठीक है, याद करा दिया. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी आई एम सो सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम करेंगे कवर. हाँ बोलिए. छत्तीसगढ़ में. हम्म. हाँ मिलता, एक सेकेंड. हाँ वो स्टेट, वो लोकेशन मुझे याद नहीं है. आई हैव टू चेक ऑन दिस. ठीक है, अभी गूगल कर लो, एक बार देखो. हम्म. कौन सा स्टेट है वो? लोकेशन देखिए, दिखाइए. नहीं, लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन? तब तक मैं और देखती हूँ, मुझे आप क्या बताना है. और अरे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम करेंगे वर्ल्ड मैपिंग में. ठीक है. अच्छा, एक और सवाल. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया में एंटर करने से पहले किस नेशन से होकर गुजरती है? इंडिया में एंटर करने से पहले. रियली? इट इज पाकिस्तान. तो क्या पाकिस्तान से होकर गुजरती है? हम्म. थिंक अबाउट इट. हैव यू सीन दिस? ओमान दिख रहा है? ओमान, ओमान दिख रहा है? ओमान से होकर गुजरता है, मीन्स पाकिस्तान में नहीं जाता है वो. इंडिया में एंटर करने से पहले वो ओमान से गुजरता है. मैं ये सारी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी जब हम वर्ल्ड मैपिंग करेंगे. वर्ल्ड मैपिंग मेरा फेवरेट पार्ट है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है. ठीक है. देन और मुझे क्या बताना है? टाइम हो गया? अच्छा, ओके ओके, ठीक है. ये लिख लीजिए आप. एक और चीज़ लिख लीजिए आप. डिस्टेंस टोटल लिख लीजिए अपने कॉपी में, आपको याद रहेगा. टोटल डिस्टेंस मेन लैंड, मीन्स मेन लैंड में टोटल कितना डिस्टेंस है, कोई मुझे बताएगा? लैंड एरिया नहीं, जो कोस्टल बाउंड्री वाला एरिया है. मेन लैंड मीन्स टोटल, केवल हम अगर इंडिया का जो मेन लैंड है, यानी कि जो हम लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार का कवर हम नहीं करेंगे, तो कितना टोटल डिस्टेंस है, कितना हमारा बाउंड्री है? 6100. मीन्स अगर आप लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को अगर आप कवर नहीं कर रहे हैं, तो जो मेन लैंड है इंडिया का, उसका टोटल कोस्ट लाइन है 6100. ठीक है. अगर मैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान निकोबार को कवर कर लेती हूँ, तो मेरा टोटल ओशनिक बाउंड्री के साथ, यानी कि जो वाटर बॉडी के साथ लैंड शेयर कर रहा है, उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7516. आया समझ में? लिख लीजिए, याद रहेगा. पॉइंट्स, कुछ कुछ फैक्ट्स आप लिख लीजिए, हो सकता है कुछ फैक्ट्स पूछ ले, कंफ्यूज नहीं होना कभी. हाँ, कोस्टल बाउंड्री, यस. कोस्टल बाउंड्री, कुल समुद्री सीमा, यानी कि कोस्टल बाउंड्री. और मुझे आपको इसमें बताना है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कर लिया हमने कवर. इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. यस, कमिंग, आई एम कमिंग. लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स डन. कल से हम पढ़ेंगे इंडिया के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज है, उसके बारे में. और थोड़ा बहुत मैं कल बताऊंगी आपको. ये वही सवाल है जो पूछा गया था. Determine the local time of Thimphu, Bhutan, that it's located at 90° east latitude, longitude, when the time at Greenwich is 12 noon. फाइंड कर लेंगे आप. अभी मैंने बता दिया कैसे फाइंड करते हैं.
कल से हम पढ़ेंगे इंडिया के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उसके बारे में। टाइम जोन ऑफ इंडिया, हाँ ये भी मैं कल बता दूंगी। इंटरनेशनल जो मैरीटाइम बाउंड्री है, आपने सुना होगा ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, कंटाजियस जोन के बारे में, वो सब के बारे में बता दूंगी। और कल आप क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हिंट लेकर आएंगे कि इंडिया का आसपास के जो कंट्रीज़ है उसके साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी ताकि जब आप आईआर, अभी तो आप नहीं पढ़ोगे आईआर, बाद में पढ़ोगे मेंस के लिए, तो ताकि जब आप पढ़ो तो याद रहे कि अच्छा इस तरह का कुछ रिलेशन है। ठीक है, ओके, चलिए छुट्टी, जाइए। ओके, इंजॉइंग द क्लास, इंजॉइंग द क्लास, अच्छा है। चलिए, अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन ईमेल मी और यू कैन आस्क मी इन द क्लास।